अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के 6 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हमारे पास 6 चैप्टर में हमने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले आपको एक्सप्लेनेशन देने का इसलिए सोचा क्योंकि ये प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। तो अगर चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर्स के आपको आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सबसे पहले इस चैप्टर वेब डेवलपमेंट से कि वेब डेवलपमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी रिसोर्सेज जो हमारे पास अपलोड होती हैं उन सब की क्रिएशन जो होती है प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसे हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे आपके पास बहुत सी किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, कुछ वेबसाइट्स बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं। ऑनलाइन बहुत सारे आप गेम्स खेल सकते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये सब की डेवलपमेंट जो होती है वो वेब डेवलपमेंट कहलाती है। किसी भी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उसके 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स कह लें। पहला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है यूज़र इंटरफेस। दूसरा हिस्सा कहलाता है यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जो है हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं कंटेंट्स वो सब यूज़र इंटरफेस यानी डिस्प्ले जो होता है वो यूज़र इंटरफेस होता है। उस डिस्प्ले के पीछे जो भी प्रोग्रामिंग होती है कि किस तरीके से वो सारे जो हैं फॉर्मेट्स पे नज़र आएंगी चीज़ें, कंटेंट्स कैसे डिस्प्ले होंगे और क्या उनकी जो हैं प्रोग्रामिंग कोड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही होती वो कहलाती हैं बैक एंड सर्वर कोड्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यूज़र इंटरफेस का डिस्प्ले कैसा बनेगा और क्या उसकी फंक्शनैलिटी होगी। तीसरा जो कंपोनेंट होता है किसी भी वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का वो कहलाता है डेटाबेस, यानी कि सर्वर के ऊपर उस वेबसाइट का जो भी डाटा सेव होता है वो सब कहलाता है डेटाबेस। उसके बाद हमारे पास अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ जिनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। जैसे सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे जो कि वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन की वजह से बनता है कंप्यूटर्स के, जिस पे सारे कंप्यूटर्स अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स की सूरत में, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में शेयर करते हैं। तो जनरली उस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं, वेब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेब पेज। वेब पेज जो आप इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं उसका जो मेन एक पेज होता है, सिंगल पेज को हम वेब पेज कहते हैं और कलेक्शन ऑफ वेब पेज को एक वेबसाइट कहा जाता है। किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। जैसे इस चैप्टर में हम आपको HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिखाएंगे कि किस तरह से HTML लैंग्वेज के ऊपर रहते हुए आप जो है प्रोग्रामिंग करेंगे। देखिए बेसिक कंसेप्ट असल में ये है कि हम कंप्यूटर से काम कैसे करवाते हैं, हम कंप्यूटर पे गेम्स कैसे बनाते हैं या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स कैसे डिज़ाइन हो जाती हैं। तो उसमें ये नहीं कि मैंने मुँह से कंप्यूटर को कह दिया हाँ भाई एक पेज ले आओ वाइट कलर का, उसके ऊपर ब्लू कलर से हेडिंग डाल दो, ब्लैक कलर से ये लिख दो। तो एक इस तरह कहने सुनने से कंप्यूटर काम नहीं करता। तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हमें करना ये पड़ता है कि चूँकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक ज़बान में ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को काम परफॉर्म करने के लिए देते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में भेजी जाती है, तभी तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। और हर इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कहते हैं। और वो प्रोग्राम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है उसको लिखने के लिए आपको एक अदद प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसकी मदद से आप उस प्रोग्राम को लिखते हैं। क्योंकि 0-1 की लैंग्वेज या इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज कंप्यूटर को तो समझ आती है मगर इंसानों को वो समझ नहीं आती। तो लिहाजा इंसानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिस पे वो अपनी ज़बान में कंप्यूटर्स को बात बताएं और फिर उसके बाद कंप्यूटर की ज़बान में उसको ट्रांसलेट करके आगे सेंड कर दिया जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म जो होता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम अपनी जो है नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि किसी हमने जैसे मैंने कहा कि वाइट पेज ले लो, ब्लू इंक से लिखो, ब्लैक इंक से लिखो, नहीं, ये सारी बातें कंप्यूटर को एक ख़ास कोड में लिख के देनी पड़ती हैं। उन कोड्स को सिंटैक्स भी कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस लिखना चाहें तो सेंटेंस को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप ग्रामर भी कहते हैं। उन रूल्स के तहत अगर आप सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट कंसीडर किया जाएगा और उसके मायने बिल्कुल सही आगे कैरी ऑन करेंगे और कोई भी उसको समझ सकता है।
लेकिन अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो आपका मैसेज जो है वो सही तरह से कन्वे नहीं होगा और फिर जो है आगे वाले को समझ में नहीं आएगा कि आपने कहा क्या था। बिल्कुल इसी तरीके से जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, HTML हो जाए, जावा हो जाए, C++ हो जाए, इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज के कोड्स या सिंटैक्स सीख लें तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ HTML लैंग्वेज की कुछ बेसिक्स बताई गई हैं, तो उनकी मदद से हम जो है वेब पेज बनाना या वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इंशाल्लाह वो सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेबसाइट, अभी आपको बता दिया कि एक वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और एक सिंगल पेज जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का जो HTML या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाए वो वेब पेज कहलाता है। हर वेबसाइट को इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम URL भी कहते हैं। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये वो एड्रेस होता है जो आप लिखते हैं तो फिर वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले होती है। वेब ब्राउज़र एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को ब्राउज़ कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो वेब ब्राउज़र ही एक्चुअली वो एप्लीकेशन है जो उन HTML कोड्स को रन करके आपको वेबसाइट्स का डिस्प्ले देती है या वेब डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस को आपके सामने डिस्प्ले करने का काम करती है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी हमारे पास मिसालें हैं मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र्स की। URL अभी आपको जैसे बताया कि किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जैसे www.google.com, ये कंप्लीट एड्रेस है। ये एड्रेस जो है आपका, ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि गूगल का सर्च इंजन है। फिर आप वहाँ से जा कर के मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अगली डेफिनेशन भी सर्च इंजन की है। सर्च इंजन हमारे पास एक ऐसा टूल होता है जो कि एक वेब ब्राउज़र के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, जिसके ऊपर आप जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे आपको अब करोड़ों वेबसाइट्स हैं, आपको वेबसाइट्स के नाम या सारे URL तो हिफ्ज़ नहीं होंगे, तो आप करते क्या है कि आपको जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है उसके कुछ की कैरेक्टर्स आप सर्च इंजन के अंदर लिखते हैं और सर्च इंजन पे एक इस तरीके का आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे ही आप यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख करके सर्च पे क्लिक करते हैं तो वो इंटरनेट पर यानी वेब पर मौजूद जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके सर्च क्राइटेरिया से मिलती जुलती होती हैं वो उन सब की डिस्प्ले कर देता है कि भाई ये सारे रिलेटेड वेब पेजेस हैं जो कि आपके सर्च क्राइटेरिया से मैच करते हैं। अब इनमें से कौन सी वेबसाइट है जिस पे आपने जाना है उसके URL पे क्लिक कर दें। किसी भी वेबसाइट का हमारे पास जो फर्स्ट पेज डिस्प्ले होता है उसको हम होम पेज भी कहते हैं और उस होम पेज पे जो है वेबसाइट के स्टार्टिंग कंटेंट्स दिए हुए होते हैं और आगे मुख्तलिफ लिंक्स भी दिए हुए होते हैं फर्दर वेब पेजेस के। किसी भी कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन या जो डाटा जो कि वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक वेब होस्टिंग सर्विस और दूसरा वेब सर्वर। वेब होस्टिंग एक सर्विस का नाम होता है जिसके अंदर आपको जो है मुख्तलिफ जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि किस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो इंटरनेट पे डिस्प्ले होगी और कैसे डिस्प्ले होगी। जबकि वेब सर्वर जो होता है वो हार्डवेयर होता है जो कि आपकी वेबसाइट का सारा डाटा और मीडिया स्टोर करता है। अक्सर नॉर्मली थर्ड पार्टी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि ये वेब सर्वर की और वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन उनसे डोमेन परचेज करते हैं, यानी कि आप उनको जो है ना पे करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए और उसके बाद वो आपका डाटा अपने सर्वर पे सेव करते हैं। सर्वर हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं, आपकी कंप्यूटर होता है जनरली तौर पे, उसमें वो एक वेब सर्वर कंप्यूटर के ऊपर आपका वेबसाइट का डाटा सेव करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको एक URL और एक डोमेन प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए आपका जो भी डाटा जो सर्वर पर सेव है वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर दूसरे लोगों के लिए पब्लिकली एक्सेसिबल होगी। अब मैं HTML की मदद से अपनी वेबसाइट तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं उसको नेट पे कैसे डिस्प्ले करूँगा, यानी नेट पे उसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे एक जो है वेबसाइट का एड्रेस चाहिए कि उस एड्रेस के ज़रिए लोग उसको एक्सेस कर सकें। तो मुझे वेबसाइट का एड्रेस और जो है पर्टिकुलर नेम और उसके लिए पर्टिकुलर उसको डिस्प्ले करने के लिए इंटरनेट पे जो जगह प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले वेब होस्टिंग कंपनीज कहलाती हैं। इन्होंने इंटरनेट पे स्पेस परचेज़ किया हुआ होता है और ये आपकी वेबसाइट को उसके ऊपर डिस्प्ले करने के लिए आपसे चार्जेस लेते हैं। अक्सर वेब होस्टिंग वाले ही वेब सर्वर भी प्रोवाइड करते हैं कि आप डाटा उनको दे दें और वो अपने ही वेब सर्वर कंप्यूटर्स के ऊपर वो जो है डाटा आपका सेव कर लेंगे। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेबसाइट।
कुल 10 तरीके की हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं। उनमें से सबसे पहली जो वेबसाइट्स की टाइप है वो है पोर्टल्स। पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि सिंगल एक्सेस पॉइंट भी कहलाता है और पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए उस पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मुख्तलिफ स्कूलों ने अपने वेब पोर्टल्स बनाए हुए हैं, यानी स्कूल की अपनी एक डेजिग्नेटेड वेबसाइट होती है। आप वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर स्कूल के तमाम डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मौजूद होती है। आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, फ़ी वाउचर्स वगैरह चेक करने, तो वो आप वहाँ पे वहीं उसी जो है वेब पोर्टल पे आप एक पेज पे क्लिक करेंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस करनी है तो वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन क्लासेस वाले वेब पेज पे जा कर के वहीं पर लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ अपनी स्टूडेंट आईडी लॉगिन करें और अपनी ऑनलाइन क्लास आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह असाइनमेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई आपको नोटिफिकेशन आता है, वो सारी चीज़ें यानी इंटीग्रेटेड एक ही जगह पर एक ही वेबसाइट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसी वेबसाइट को पोर्टल कहते हैं। उसके बाद अगली जो हमारे पास वेबसाइट की टाइप है वो है न्यूज़ वेबसाइट्स। जैसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हम न्यूज़ देखते हैं तो इसी तरह इनकी इंटरनेट के ऊपर भी वेबसाइट्स हैं और न्यूज़ आप एक्सेस करने के लिए इनकी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो वो सारी वेबसाइट पे जो है ना पूरे दिन की जो न्यूज़ होती हैं वो सब वीडियोस और लाइव शोज़ वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशनल नेचर की होती हैं कि वो किसी ख़ास किस्म से रिलेटेड, किसी ख़ास टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो उनको हम इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट्स कहते हैं। स्कूलों के वेब पोर्टल्स और दूसरी मुख्तलिफ NGOs की वेबसाइट्स जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं या चार्जेस लेती हैं उसके लिए, तो वो सारी वेबसाइट्स जो एजुकेशन डिलीवरी के लिए यूज़ होती हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, उनको एजुकेशनल वेबसाइट्स कहा जाता है। इसी तरह से हमारे पास पर्सनल वेबसाइट्स जो होती हैं वो किसी भी ख़ास इंसान की पर्सनल इंडिविजुअल्स को उसकी अपनी बायोग्राफी और उसकी अचीवमेंट्स वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर उसका बिजनेस है तो उसके लिए जो बनाई जाती हैं पर्सनल वेबसाइट्स, तो ये पर्सनल जो है ना वेबसाइट्स के नेचर में आती हैं। अगर आप कोई बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन तो वो जो वेबसाइट होगी वो आपकी बिज़नेस वेबसाइट कहलाएगी। जैसे दराज हो गई, OLX वगैरह हो गए, तो ये सारे आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे बिजनेस वेबसाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद अगली है हमारे पास ब्लॉग्स एक ऐसी स्पेशल वेबसाइट होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स को आप पब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल्स की डे वाइज कैटेगरी कर सकते हैं, डेट वाइज कर सकते हैं या टॉपिक वाइज कर सकते हैं, तो आप उनके ब्लॉग्स बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पास ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने किसी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह सॉल्व किए हुए, तो उन्होंने वो नोट्स सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस वाइज अपने अपने ब्लॉग्स के ऊपर टीचर्स ने डाले हुए हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, यानी कमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स को फोरम्स कहा जाता है। फोरम्स भी एक न्यूज़ टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जिस पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान डिस्कशंस क्रिएट की जाती हैं, तो ये फोरम्स कहलाते हैं। इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि भाई जितनी भी हमें रिक्रिएशन के लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, वो सब इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स आती हैं। यूट्यूब एक इंटरटेनमेंट वेबसाइट भी है, साथ साथ उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, तो उसके अंदर मल्टीपल इस कैटेगरीज में वो आ जाती है। इसी तरह आपके पास जो है ऑनलाइन गेमिंग्स की वेबसाइट्स हैं, बहुत से गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको कोई कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जा कर के आप गेम खेलते रहें, तो वो सारी वेबसाइट्स इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स कहलाती हैं। इसमें म्यूज़िक, मीडिया और दूसरी वेबसाइट्स आती हैं। सोशल वेबसाइट, इसी तरह आप लोग फेसबुक, ट्विटर सबसे वाकिफ़ होंगे, तो वो सारी वेबसाइट्स जो आपस में सोशल गैदरिंग क्रिएट करती हैं, तो वो सारी वेबसाइट्स सोशल वेबसाइट्स कहलाती हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू HTML की तरफ। HTML जैसा कि आपको पता है कि एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसकी मदद से आप वेब कंटेंट डेवलप कर सकते थे, यानी वेबसाइट्स डेवलप कर सकते थे, वेब पेज डिज़ाइन कर सकते थे और वेब एप्लीकेशंस बना सकते थे। अब आज के दौर में तो हम और भी बहुत सी लैंग्वेजेस स्टार्ट करते हैं, मगर आपका बिगिनर लेवल है तो हम आपकी इस बुक के सिलेबस के तहत सिर्फ HTML के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML लैंग्वेज पे काम करने के लिए आगे जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे लैंग्वेज के रूल्स हैं। जैसे आपको बताया कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए आपको कोड्स की सिंटैक्स की ज़रूरत होती है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को यूज़ करते हुए आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं।
तो बस ये दिमाग में रखिएगा कि अब आगे से जो भी चीज़ें हम आपको रूल्स के तहत बताएंगे तो आपने रूल्स में चेंजिंग नहीं करनी है, आपने अपनी क्रिएटिविटी अपने कंटेंट के अंदर दिखानी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप हेडिंग को लिखने के लिए यानी वेब पेज का नाम इंसर्ट करने के लिए आप सिर्फ इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप हेड और टाइटल लिख करके बीच में आप अपना वेबसाइट का नाम लिखेंगे। इस रूल के अलावा आप कोई दूसरा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि मेरी हेडिंग बना दो, मेरे पेज का नाम ये है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है HTML पर पेज बनाने के लिए वो है एक टेक्स्ट एडिटर का होना, और दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एक वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, उसकी मदद से आप जो भी HTML कोडिंग के ज़रिए वेब पेज बना रहे हैं उसको आखिर डिस्प्ले देखने के लिए कि वेब पेज डिस्प्ले कैसा होगा, तो आपको एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए है। कोई सा भी वेब ब्राउज़र इंस्टॉल हो वो आपका वेब पेज डिस्प्ले कर देगा। फिर इसके अलावा आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट एडिटर का मतलब एक ऐसा वर्ड एडिटर होता है जिसके ऊपर आप जो है नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट के अंदर विदाउट मच कम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग सिंपली आप अपनी कोडिंग्स लिख सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं MS वर्ड के ऊपर काम कर लूँगा, तो MS वर्ड में और टेक्स्ट एडिटर में छोटा सा टेक्निकल फ़र्क होता है। देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास नोट पैड है। ये नोट पैड जो होता है ये एक टेक्स्ट एडिटर की मिसाल है। इसमें फॉर्मेटिंग के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और उसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है कोड्स लिख सकते हैं और उसकी मदद से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो आपके पास MS वर्ड होता है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए होते हैं। तो MS वर्ड एक्चुअली एक वर्ड प्रोसेसर है और वो टेक्स्ट एडिटर से ज़रा एडवांस लेवल का होता है और उसके अंदर फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़्यादा फीचर्स दिए जाते हैं। तो वो यूज़ तो किया जा सकता है एडिटर के तौर पे भी, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बहुत से उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो HTML की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अंडरस्टैंड नहीं किए जाते। तो बेहतर यह है कि आप नोट पैड के ऊपर सिंपल कोडिंग लिखिए। तो जनाब अब फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कि टेक्स्ट एडिटर की मदद से आपने HTML कोडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले जो आप अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट का नाम डिज़ाइन करने के लिए जो फर्स्ट कोड आज सीखने जा रहे हैं वो है कि भाई आप सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से आप एंगुलर ब्रैकेट्स देंगे। एंगुलर ब्रैकेट्स के अलावा कोई दूसरे ब्रैकेट्स आप नहीं यूज़ करेंगे। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में HTML लिखना है आपने कि मैं जो डॉक्यूमेंट अभी लिखने जा रहा हूँ वो HTML पर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास उसके बाद हेड की हेडिंग आएगी। हेड का मतलब आपकी हेडिंग, हेडलाइन, टाइटल। फिर उस हेड हेडिंग को डिफ़ाइन करने के बाद उसके अंदर आप नेक्स्ट लेवल पे टाइटल की हेडिंग डालेंगे और फिर उस टाइटल का नाम लिखेंगे जो भी आपने डिसाइड किया अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ HTML का, तो मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर HTML लिखा। फिर नेक्स्ट लेवल में मैंने कहा कि भाई अब मैं अपनी वेबसाइट की हेडिंग डिफ़ाइन करूँगा, नाम डिफ़ाइन करूँगा। नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब ये जो बीच में लिखा है ना उमर अकेडमी, यहाँ आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि आप यहाँ कोई भी नाम अपनी वेबसाइट का जो जी चाहें लिखें, लेकिन इससे पहले जो नाम लिखने से पहले जो ये रूल्स हैं इनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अब आपने जब टाइटल लिखा है तो उसकी किसी भी ये सारी चीज़ें HTML हेड टाइटल ये इसके HTML के एलिमेंट्स भी कहलाते हैं या टैग्स कहलाते हैं। तो इन टैग्स को जब आपने टाइटल की स्टार्टिंग करी, यहाँ पर एकेडमिक एंड पे टाइटल क्लोज हो गया आपका और इसके आगे कुछ नहीं लिखना, तो आपने टाइटल को क्लोज करने के लिए उसके साथ स्लैश इंसर्ट करना है। तो ये स्लैश जो होता है इसका मकसद ये होता है कि ये बताता है कि हमने जो टाइटल शुरू किया था वो टाइटल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से इस टाइटल के अलावा अगर आपने कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो फिर आप आकर के नीचे हेड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि टाइटल में वैसे भी हम सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखते। तो अब आपका हेड वाला हिस्सा क्लोज हो गया। तो देखें HTML में हेडिंग को स्टार्ट करने के लिए विदाउट स्लैश हेडिंग लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स में, और उसके बाद फिर आप टाइटल डिफ़ाइन करेंगे। टाइटल की स्टार्टिंग विदाउट स्लैश करेंगे, टाइटल के अख्ताम को स्लैश पे करेंगे और सिर्फ स्लैश यूज़ करेंगे, बैक स्लैश यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद आपका हेड क्लोज करने के लिए आपने स्लैश यूज़ किया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन कोड का ख़त्म हो गया है। उसके बाद आप जो कुछ भी टाइटल देने के बाद अपनी वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं उसको हम बॉडी कहते हैं। तो बॉडी की स्टार्टिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे हम और भी फर्दर चीज़ें सीखेंगे क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। तो आप सबसे पहले बॉडी की स्टार्टिंग में सिर्फ बॉडी लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना वेलकम टेक्स्ट जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने उसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के लिए वही यूज़ करेंगे कि भाई बॉडी स्टार्ट हुई, ये आपका टेक्स्ट है
उसके बाद बॉडी क्लोज स्लैश लगाया। इसके अलावा फ़िलहाल अभी हमने अपने वेब पेज पर कुछ भी नहीं इंसर्ट करना, तो ये HTML का कोड यहाँ पे क्लोज, यानी कि मैंने एक छोटा सा HTML की प्रोग्रामिंग की है जिसके ज़रिए मैंने डिफ़ाइन किया है कि मेरी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा और उस टाइटल के नीचे डिस्प्ले में वेब पेज पे इंफॉर्मेशन क्या आएगी। अब उसके बाद इसको सबसे पहले तो हमें सेव करवाना पड़ेगा कि अब ये देखें, ये नोटपैड की फॉर्म में ये आपकी बैक एंड प्रोग्रामिंग नज़र आ रही है। इस बैक एंड प्रोग्रामिंग को वेब पेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से जाके सेव एज पे क्लिक कर दें। जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो एक तो सेव एज पे क्लिक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने इसकी लोकेशन क्या रखनी है सेव करने की और आपने इसका नाम क्या रखना है। तो आप इसको इस वेब पेज का कोई सा भी नाम रख दें, कि आप इसको कह देंगे भाई तो मैंने इसका अपना नाम रख दिया mypage.html। जब आप इसको सेव कर रहे होंगे तो माई पेज के साथ .html लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है ना इसको ये HTML के फॉर्मेट में सेव कर ले। अगर आपने इसका जो है फाइल नेम के साथ ये जो एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद वाला हिस्सा, अगर ये HTML पे नहीं लिखा तो ये एक टेक्स्ट फाइल बनेगी, ये वेब पेज नहीं बनेगा। फिर आप इसको जब आप सेव करेंगे, मैंने इसकी लोकेशन क्या रखी है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे पास वेब पेज के फॉर्मेट में ये फाइल सेव हो जाएगी। ये देखें, तो ये मैंने माई पेज के नाम से सेव किया था, तो ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल की जगह इसके ऊपर मेरे ब्राउज़र का लोगो आ रहा है, तो ये जो है एक वेब पेज मेरा क्रिएट हो गया। अब इस वेब पेज में सिर्फ दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक तो टाइटल नज़र आएगा जो मैंने दिया है यहाँ पे, और साथ में एक वेलकम का टेक्स्ट जो बॉडी में मैंने लिखा है। तो इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर जनाब मैंने लिखा था सिर्फ अपना टाइटल और साथ में वेलकम का नोट, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास डिस्प्ले में आ गई। तो ये आपने अपनी फर्स्ट कोडिंग के ज़रिए अपना वेब पेज बनाना सीख लिया। अब आगे पूरे चैप्टर के अंदर हम आपको HTML के मुख्तलिफ कोड सिखाएंगे कि किस कोड की मदद से आप जो है अपने फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो कोड्स होते हैं या जो मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग के तरीके होते हैं उनको HTML एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने सिर्फ एक टाइटल एलिमेंट आपको सिखाया, हेड एलिमेंट सिखाया कि भाई किस तरीके से आप हेडिंग को डिफ़ाइन करेंगे, और हेडिंग के बाद जो कुछ भी वेब पेज पे टेक्स्ट टाइप करना है तो उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। आगे हमारे पास HTML टैग्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स के बारे में डिस्कशन की गई है। तो सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग के टैब्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन दोबारा से करवा देते हैं टैग्स के बारे में। हमने अभी बताया HTML टैग्स जो होते हैं या जो कोड्स होते हैं वो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी जो है वेबसाइट या वेब पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी भी टैग को लिखने से पहले ज़रूरी है HTML के अंदर कि आप उसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करेंगे, यानी ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है इनके बीच में आप अपने टैग के बारे में लिखेंगे। हर टैग का एक पर्टिकुलर नाम है, आपने उसको उसी टैग के नेम से लिखना है, आपने उसकी नेम में चेंजिंग नहीं करनी। साथ साथ कभी भी कोई टैग स्टार्ट करते हैं तो बिना स्लैश के स्टार्ट करते हैं, सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, और जब उस टैग की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद उसको क्लोज करने के लिए आप सिर्फ उसमें स्लैश ऐड कर देंगे। तो सिंपल स्लैश ऐड करना है, बैक स्लैश ऐड नहीं करना। और जो है इस तरह से आप अपना कोई भी टैग या कोई भी एलिमेंट फॉर्मेटिंग का इंसर्ट करवा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ HTML के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किसी भी टैग के अंदर फर्दर चेंजिंग्स या मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फॉर्मेटिंग इनसाइड अ टैग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, कि किसी भी टैग के अंदर अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखी है और साथ साथ उसके अंदर मैं उसको बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो ये जो मैं किसी भी टैग के अंदर जो लिखूँगा या जो फॉर्मेटिंग करूँगा इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हर टैग के साथ अगर कोई एट्रीब्यूट है तो उसकी भी जो है नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग और एंड के साथ साथ एंडिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मैं यहाँ पे स्लैश लगाना बहुत से टैग्स में ज़रूरी होता है। तो कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली बिना एंडिंग के सिर्फ डायरेक्ट एक दफ़ा मेंशन कर दें तो वो टैग रन कर जाता है, तो उनको एम्प्टी टैग्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक टैग है जो कि लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, BR टैग, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें स्टार्टिंग के वक्त जहाँ पे हमें स्पेस देना हो तो वहाँ लाइन से पहले BR टैग लिख देते हैं और उसको एंड में क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस स्पेस दे देगा और उसको क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग के टैग्स को एक्सप्लेन कर दें। अभी हमने छोटी सी जो डॉक्यूमेंट बनाई थी HTML की, तो उसमें हमने डिज़ाइनिंग के 3 टैग्स यूज़ किए थे, एक HTML का, एक हेड का और एक बॉडी का।
जो सबसे ऊपर आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा हुआ है, ये टैग जो होता है ये आपके पास एक हेडिंग होती है, एक रिमाइंड कराने के लिए कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ये HTML के ऊपर बना रहे हैं। साथ साथ आप इसमें HTML का वर्जन भी शो कर सकते हैं कि कौन से वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद टाइटल हेडिंग, तो आप यहाँ तक काम कर चुके हैं कि टाइटल की मदद से आप अपना वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। फूटर जो होता है वो सबसे पेज के आखिर में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि ये रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट है, किसी इदारे से ताल्लुक़ है या उस इदारे का कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आप फूटर की मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सबसे लास्ट आपकी लाइन होती है और उसको सबसे आखिर में मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास अगले जो टैग्स हैं उनमें फॉर्मेटिंग यानी पैराग्राफ और लाइन ब्रेक के टैग्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास पी टैग है। पी और BR दोनों के दोनों लाइन स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए या लाइन ब्रेक देने के लिए यूज़ होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जब आप पी टैग यूज़ करते हैं तो इससे जो लाइन स्पेस या लाइन ब्रेक क्रिएट होता है वो आपके कंटेंट से एक लाइन ऊपर और फिर कंटेंट के एक लाइन बाद ब्रेक क्रिएट होता है। जैसे कि अगर आप पी टैग लिख करके जो भी चीज़ आगे इंसर्ट करेंगे तो वो उस चीज़ से पहले भी एक ब्रेक बना देगा, एक स्पेस छोड़ देगा, नई लाइन से शुरू करेगा, और जहां ये टैग क्लोज करेंगे तो उसके बाद भी ऑटोमेटिकली एक लाइन का स्पेस दे देगा। तो ये आपका पूरा एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर देगा और उस पैराग्राफ से पहले और बाद में एक एक लाइन का स्पेस मिलेगा। जबकि अगर आप BR ब्रेक यूज़ करते हैं तो ये सिंपल ब्रेक देने के लिए यूज़ होता है और इसके बाद जो कंटेंट लिखा जाता है सिर्फ वो कंटेंट नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है, लेकिन उस कंटेंट के इख्तिताम के बाद नया स्पेस खुद ब खुद न्यू लाइन नहीं आती। HR टैग की मदद से आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जिससे 2 सेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे आपके। इसी तरह हमारे पास हेडिंग्स डिफाइन करने के लिए H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं, और 1 और 6 का मतलब ये है कि आपके 1 से लेकर के 6 तक मुख्तलिफ साइजेस या लेवल्स हैं हेडिंग के। अगर सबसे बड़ी हेडिंग डालनी है तो आप H1 टैग यूज़ कर सकते हैं। H1 टैग सबसे बड़ी फॉर्मेट की या बड़े साइज़ की हेडिंग क्रिएट करेगा। उससे छोटी सब लेवल की हेडिंग क्रिएट करनी है तो H2 यूज़ कर सकते हैं। उससे छोटी H3, फिर H4, H5 और सबसे आखिरी जो लेवल है हेडिंग का वो H6 है। इसी तरह आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते वक्त बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को B टैग यूज़ करेंगे तो B टैग के बाद वाला जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड करके ज़रा थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आएगा। उसको थोड़ा सा कर्व्स में लिखना है, इटैलिक राइटिंग में लिखना है तो आप I टैग यूज़ कर दें, और अगर आप अंडरलाइन टैग यूज़ करेंगे तो वो उसको अंडरलाइन कर देगा। प्री टैग का मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट को पहले से जो आपकी फॉर्मेटिंग कंटिन्यू हो रही है उसी फॉर्मेटिंग के अंदर डिफाइन करना प्री टैग की मदद से किया जाता है। फॉन्ट कि आपने जो भी लिखा है उस फॉन्ट का साइज़ क्या हो, कलर कैसा हो, तो ये सारी चीज़ें आप फॉन्ट टैग की मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे सेंटर टैग दिया हुआ है, ये सेंटर टैग अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ है जो कि पेज के बिल्कुल सेंटर में उसको मेंशन होना चाहिए, तो उसको सेंटर में मेंशन करने के लिए आप सेंटर टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अक्सर हम जब फॉर्मेटिंग या डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस आ जाती हैं या केमिस्ट्री के फॉर्मूले आ जाते हैं, जिसमें हमें नंबर्स को सबस्क्रिप्ट के तौर पे या सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे लिखना होता है। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को सबस्क्रिप्ट यानी कि जैसे फॉर्मूले में H2 नज़र आ रहा है H2O का, तो उस 2 को नीचे लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे जो SUB से शो होता है। और अगर किसी चीज़ को एक्सपोनेंट या पावर की जगह पे लिखना है तो हम उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का टैग SUP करके शो करेंगे। अब नीचे आपके पास बुक में एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये तमाम टैग्स जिनके बारे में वजाहत की गई है उन सारे टैग्स का यूज़ बताया गया है कि किस तरह से हम हेड और टाइटल देते हैं, और उसके बाद बॉडी के अंदर हेडिंग्स कैसे क्रिएट की जाएंगी, पैराग्राफ ब्रेक को यूज़ करें, लाइन ब्रेक को यूज़ करें, हेडिंग्स के मुख्तलिफ लेवल्स को डिफ़ाइन करें। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन की हैं उसकी एक छोटा सा डेमो यहाँ पे लिख करके दे दिया है, तो उसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप एज इट इज़ टाइप करें, ज़रूरी नहीं कि ये टाइप करें, आप अपनी मर्ज़ी से खेले कूदें और जितने भी टैग्स आपको डिफ़ाइन किए हर टैग को आप इंसर्ट करके उससे सीखें कि उससे डिस्प्ले कैसा जनरेट होता है, तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जो उन्होंने ऊपर जो कोड्स यूज़ किए उसकी मदद से जो डिस्प्ले आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि पहले इन्होंने सबसे बड़ी हेडिंग डिफ़ाइन करी है, देखें, फिर उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर उसके बाद उससे छोटी सेकंड लेवल की हेडिंग है, फिर उसके बाद जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, और फिर उसके बाद इन्होंने बीच में उस टेक्स्ट में भी बोल्ड और इटैलिक का फीचर यूज़ किया है। तो उस तरह से आप घर पे बैठ कर के अपने नोट पैड के ऊपर इन कोडिंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ओके उसके बाद अब हमारे पास नया टॉपिक जो है वो है कि क्रिएटिंग लिस्ट, कि किस तरह से हम अपने डाटा की लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट आपको पता है जैसे कि कभी कभी हम जो भी कोई टॉपिक डिफाइन कर रहे हो तो हमें उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स को बुलेट्स फॉर्म में जो है एक सीक्वेंस में डिफाइन करना होता है, तो उसको लिस्ट क्रिएट करना कहते हैं। तो हम यहाँ पर HTML में 4 तरह की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहली लिस्ट जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आपको UL टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में आप UL टैग देंगे और उसके बाद UL टैग के बाद हर पॉइंट को आप सब हेडिंग बनाने से पहले या लेवल ऑफ जो है लिस्ट बनाने से पहले आप li टैग का इस्तेमाल करेंगे और उसके अख्ताम पर li टैग को क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये सारी की सारी मुख्तलिफ जो रॉज होंगी, इन रॉज के अंदर आप हर जो है बुलेट क्रिएट करने से पहले li टैग स्टार्ट और एंड में लिखेंगे, और जब आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को ख़त्म करना है कि लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई, ये सारे पॉइंट्स हैं जो लिस्ट में होने चाहिए, तो आप UL टैग को स्लैश डाल के क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज़ आगे पीछे जो भी आपके दिमाग में आ रही है आप उसको बिना किसी नंबरिंग के बुलेट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि अगर आपने कोई ख़ास पर्टिकुलर जो है इंपॉर्टेंस के तहत चीज़ों को नंबर्स वाइज शो करना है कि ऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट आइटम ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो आप UL की जगह सेम यही सारा काम करेंगे मगर OL लिखेंगे। OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। तो सेम यही टैग आप यूज़ करेंगे और OL टैग से स्टार्टिंग करेंगे, OL टैग्स पे क्लोजिंग करेंगे। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बुक में UL लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग भी OL टैग से होगी। और हर लेवल पर बाकी जो li टैग के स्टार्ट और एंड से आपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, तो बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब इसकी मदद से आप देखें जब आप li टैग यूज़ करते हैं और OL टैग यूज़ करते हैं तो ये देखें लिस्ट जो क्रिएट हुई है वो नंबर वाइज क्रिएट हुई है कि फर्स्ट आइटम को उसने 1 लिखा हुआ है, फिर 2, 3, 4, तो इस तरह सीक्वेंस को क्रिएट किया है। इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप 2 एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फर्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक तो आप स्टार्टिंग नंबर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से आप स्टार्टिंग अगर आप 1 के अलावा किसी और नंबर से करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर दें। और अगर आपने ऑर्डर लिस्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनानी है, जैसे कि 4 नंबर पहले आए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो वहाँ पर आप रिवर्स एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। तो ये 2 एट्रीब्यूट लिखने से ये जो है आपकी इसकी लिस्ट की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई लिस्ट ऐसी है जैसे कि आपने उस लिस्ट में एक्सप्लेनेशन ऐड करनी है हर पॉइंट के ऊपर, तो आप क्रिएट करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को इंसर्ट कराने के लिए आप DL का टैग यूज़ करेंगे। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो डिस्क्रिप्शन, किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन करनी है उसका टाइटल देना पड़ता है, जो कि टाइटल DT से एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर उसके बाद उस टाइटल की जो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि एक्सप्लेनेटरी डाटा लिखने से पहले आपको D टैग यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन है किसी पर्टिकुलर आइटम की, तो आप पहले DL टैग से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद पहले किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है उसका टाइटल डालें, फिर उसके बाद नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन से पहले DD टैग और टाइटल से पहले और क्लोजिंग पर DT टैग लिखना ना भूलिएगा। जब आपकी ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए तो DD टैग को क्लोज करें और साथ में डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी क्लोज कर दें। तो कुछ इस तरह से आपके पास अगर आपने ऊपर दी हुई कोडिंग की मदद से ये डिस्क्रिप्शन लिखी तो आपका डिस्प्ले कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको कभी कोई लिस्ट ऐसी डिफाइन कर रहे हैं कि लिखते वक्त लिस्ट के किसी आइटम के अंदर भी कोई सब कैटेगरीज हैं, तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि यहाँ आपको जो है कम्युनिकेशन की मीडियाज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो पहला मीडिया था ट्विस्टेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल वाला, तो ये इस गाइडेड मीडिया के भी फर्दर 2 टाइप्स थी, तो इन्होंने इसकी भी सब हेडिंग्स बनाने के लिए इन्होंने नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल किया। अब नेस्टेड लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं इसका तरीका भी थोड़ा सा आप सीख लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। किसी भी लिस्ट को जो कि पहले से आपने लिखी हुई होगी वो या तो ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होगी या अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में होगी। तो अगर आप कोई सी भी लिस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने का तरीका ये है कि जिस लेवल के ऊपर आपने फर्दर सब हेडिंग्स को डिफाइन करना है उस लिस्ट लेवल को क्लोज ना करें। जैसे यहाँ पर मैंने जो है ये जो लिस्ट लेवल था हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर सब हेडिंग्स और इंसर्ट करवानी थी, तो मैंने यहाँ लिस्ट की एंडिंग नहीं करी, बल्कि इसको क्लोज करने के बजाय मैं नेक्स्ट लाइन पर आया और वहाँ मैंने उसमें एक और जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ कर दिया। आप यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट का भी टैग यूज़ कर सकते थे। तो फिर ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो फर्दर 2 हेडिंग्स आ रही हैं इस पर नंबर्स आ जाते हैं 1 और 2 करके।
तो आप यहाँ पर UL या OL में से कोई सी भी जो है लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर फर्दर सब हेडिंग डाल करके लिस्ट की वो सारे एलिमेंट्स डिफाइन किए जिसका ताल्लुक इसकी सब हेडिंग से था। वो सारी लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद और हर लिस्ट के साथ साथ उस लिस्ट के लेवल को क्लोज करते चले जाएं कि ये फर्स्ट सब हेडिंग थी, फिर ये सेकंड सब हेडिंग थी, ये दोनों क्लोज हो गए। अब इसमें उसके बाद फिर आपने इस लिस्ट को क्लोज किया और फिर उस लिस्ट को क्लोज करने के बाद फाइनली इस फर्दर जो आपने जिसके अंदर लिस्टिंग इंसर्ट करी है उस लिस्ट के लेवल को क्लोज कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये एक तरीके का नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगा कि भाई ये आपकी एक फर्दर ये जो मेन लिस्ट चल रही थी उस लिस्ट का ये आइटम है। इस फर्स्ट लेवल के आइटम की क्लोजिंग करने के बजाय आपने उसके अंदर एक और टैग डाल के एक नई लिस्ट क्रिएट करी, उस लिस्ट के लेवल्स को डिफाइन किया और हर लेवल को हाथ के हाथ क्लोज करते गए। जब वो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई उस लिस्ट की तो पहले उस लिस्ट को क्लोज किया और फिर जा करके वो जो क्लोजिंग आप करना भूल गए थे उस लेवल की लिस्ट की, वो भूले नहीं थे, वो आपने इंटेंशनली तौर पे यहाँ पर क्लोज करना है। तो इस तरह से एक हेडिंग के अंदर सब लिस्टेड हेडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। अब उसके बाद हमारे पास अगला जो आपको सिखाना है वो है कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज या बैकग्राउंड पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज इंसर्ट कराने के लिए आपको इमेज टैग की ज़रूरत पड़ती है। इमेज टैग को एम्प्टी टैग भी कहा जाता है, यानी कि बाकी टैग्स की तरह इसको स्टार्टिंग और क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त एक दफ़ा इसको मेंशन किया जाता है। इसकी मदद से आप कोई भी पिक्चर अपने कंप्यूटर की स्टोरेज में जो मौजूद होती है उसका एक रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं डॉक्यूमेंट में, और वो पिक्चर फिर उस रेफरेंस से आपको जब आप व्यू करेंगे अपना वेब पेज तो आपको वो पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसके साथ साथ आप इमेज टैग के अंदर कुछ फर्दर एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से आप उस पिक्चर की फॉर्मेटिंग कि वो उसे कैसे दिखना चाहिए है, उसका बॉर्डर होना चाहिए, कि पिक्चर का साइज़ कैसा होना चाहिए, वो सब आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम आपको अब इसके एट्रीब्यूट्स भी बताते जाते हैं। अच्छा, इमेज टैग को इंसर्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट्स में IMG लिखना पड़ेगा, और IMG लिखेंगे तो वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा, और ये जो कि एम्प्टी टैग है तो उसको आखिर में क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टैग के अंदर इमेज के साथ साथ बराबर में SRC लिखेंगे तो SRC का मतलब होता है सोर्स, के आखिर ये इमेज फाइल कहाँ पर मौजूद है आपकी, तो ये इस सोर्स से आप उसका लिंक वहाँ पे डाल देंगे। ऑल्ट का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो ऑल्ट जो होता है, ये जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है, ये आपकी पिक्चर की एक हेडिंग होती है कि वो पिक्चर के नाम को डिफाइन कर रहा होता है। इसी तरह पिक्चर की विड्थ और हाइट के पिक्चर डायमेंशन में कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा उसकी हाइट होनी चाहिए, वो सब आपको डिफाइन करने के लिए विड्थ और हाइट के टैग्स को, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना पड़ेगा। याद रखें कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो किसी भी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे इमेज टैग है, इमेज टैग आपने स्टार्ट किया और इमेज टैग के अंदर ही आपने उसके बराबर में SRC यानी कि सोर्स लिखा और उस सोर्स के का लिंक डाल दिया कि image.jpg इसका नाम है। इसी तरह आपने जो है अगर जो है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना था तो वो भी आप इस टैग के अंदर लिखेंगे कि वो इमेज जिसके सोर्स image.jpg है और उसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन, या इस पिक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन का। फिर साथ साथ आप इसके अंदर अगर उसकी विड्थ डिफाइन करनी है तो इसी इंट्रोडक्शन के बाद इसके आगे फर्दर इसकी विड्थ के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, हाइट कितनी रखनी है वो भी मेंशन कर सकते हैं, और पिक्चर के साइड में अगर आपने फ्रेम या बॉर्डर इंसर्ट करना है तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। जैसे HTML जब जिस वक्त स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त उसका जो वर्जन था वो फर्स्ट वर्जन था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी अपडेट होती गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ सीख रहे हैं उनके साथ अक्सर जगहों पर लिखा हुआ है कि दिस एट्रीब्यूट इज सपोर्टेड टिल वर्जन 4.1 ऑफ HTML, यानी कि ये सिर्फ फोर्थ वर्जन जो था या जो वर्जन 4.1 था HTML का, ये एट्रीब्यूट सिर्फ उस तक सपोर्टेड था, और उसके बाद वाले HTML के जो न्यू वर्जन है उसमें ये एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होगा। तो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आप जो इस वर्जन में यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो अगले वर्जन्स में उनका इस्तेमाल उस तरह से ना होता हो। तो फिर अब हमारे पास एक इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जितने भी चारों एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं तो आप उसको किस तरह से इंसर्ट करेंगे, उसकी एक मिसाल भी दी है इन्होंने कि अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करवाना है तो आप इमेज लिख कीजिए और इमेज के साथ साथ उसकी सोर्स डिफाइन करें, साथ में उसकी एक छोटी सी हेडिंग भी डाल दी आपने और उसकी विड्थ भी डिफाइन कर दी, तो ये पिक्चर इस साइज़ में आपको आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगी। इसके अलावा हमारे पास पिक्चर्स की तरह हम अपने बैकग्राउंड कलर्स भी वेब पेज के चेंज कर सकते हैं।
तो अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड्स को चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट्स दो होते हैं, एक बैकग्राउंड कलर जिसको बीजी कलर के नाम से शो किया जाता है, और एक बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज शो करना हो तो आप फुल बैकग्राउंड लिखेंगे। चूँकि ये दोनों टैग्स नहीं है बल्कि एट्रीब्यूट्स हैं। किसके एट्रीब्यूट्स हैं? ये जो आप शुरू में जो बॉडी डिफाइन करते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर टाइटल होना चाहिए, टाइटल के बाद आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट के कलर, या अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहते हैं पूरे वेब पेज में पीछे बैकग्राउंड पे, तो वो भी शो कर सकते हैं। अगर आप ये शो नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML होता है वो आपके वेब पेज का कलर वाइट रखेगा। तो अगर आपने बैकग्राउंड कलर डिसाइड करना है, तो बैकग्राउंड कलर डिसाइड करने के लिए तो आप इस एट्रीब्यूट को बॉडी के साथ बराबर में सिर्फ कलर चेंज करना है तो BG कलर लिखें और कलर का नाम डिफाइन कर दें। तो ये जो है, और हमेशा कलर के नाम को कॉमे के अंदर लिखा जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये आप कलर का नेम लिखेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में बजाय इसके कि कलर चेंज हो पेज का, पूरी कोई एक बैकग्राउंड में पिक्चर डिस्प्ले हो रही हो, तो उसके लिए फिर आप बॉडी के साथ एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड लिखेंगे और इमेज का रेफरेंस आप इन्वर्टेड कॉमे में मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कोई ऐसा टेक्स्ट या बटन क्रिएट करना जिसकी मदद से आप एक पेज के अंदर रहते हुए उसी पेज के दूसरे सेक्शन में चले जाएं, या किसी एक पेज से दूसरे पेज या दूसरे वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। तो इस तरह से नेविगेशन करना किसी भी वेबसाइट के अंदर वो कहलाता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं कि उसको हाइपरलिंक टेक्स्ट बना दें, कि जैसे ही आप उस मुख्तलिफ आप देखें वेबसाइट्स के ऊपर जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो कुछ टेक्स्ट के ऊपर जब हमारा माउस कर्सर जाता है तो वहाँ पर एक हमारे पास हैंड जैसा एक पॉइंटेड एरो बन जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी वेबसाइट या वेब पेज पे अवेलेबल होगी। तो ये क्रिएट करना, ये हाइपरलिंक क्रिएट करना कहलाता है। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम HTML के अंदर A टैग का इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ इसके एट्रीब्यूट href को इस्तेमाल किया जाता है। href का मतलब होता है रेफरेंस ऑफ अनदर वेब पेज। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर अगर एक छोटा सा टेक्स्ट क्रिएट करना है गो टू गूगल के नाम से, कि अगर मैंने यहाँ से लोगों को गूगल के सर्च इंजन पे भेजना हो तो मैंने लिखूंगा गो टू गूगल। अब इस गो टू गूगल को मैंने हाइपर लिंक में ट्रांसफ़र करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा कि इसको मैं A टैग के अंदर लिखूंगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा A टैग, फिर A टैग के बाद उस वेबसाइट का एड्रेस लिखूंगा href के आगे इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर उसके बाद उसको टैग को क्लोज़ करूँगा। और उसको टैग को क्लोज़ करने से पहले हम जो है गो टू गूगल लिखेंगे और फिर वो टैग क्लोज़ कर देंगे। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये मेरे पास A टैग क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ साथ उसका एट्रीब्यूट भी साथ में लिखा हुआ है कि ये इस फला पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलना है जब कोई इस लिंक पर या इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे। इसी तरीके से मैं किसी पेज के अंदर रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह भी जो है सेक्शन टू सेक्शन जंप करवा सकता हूँ टेक्स्ट की मदद से, कि भाई कोई नीचे मौजूद है पेज पे, अब जैसे मुझे इस PDF के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट कर दूंगा और जैसे ही क्लिक करेगा बंदा वो ऊपर वाले किसी डेजिग्नेटेड पेज पे चला जाएगा। तो मैं ये भी चीज़ सेम इसी जो है टैग की मदद से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर हम किसी भी वेब पेज के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाना चाहें तो उसका एट्रीब्यूट क्रिएट करने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला तो स्टेप ये होता है कि आपने जिस पैराग्राफ पर छलांग लगानी है उस पैराग्राफ को कोई ID या कोई नाम डेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले जाएंगे मिसाल के तौर पे जहाँ भी आप जिस पैराग्राफ या सेक्शन पे भेजना चाह रहे हैं उस सेक्शन से पहले आपने जो है एक लाइन ब्रेक दिया हुआ होगा जो कि P के नाम से डिफाइन होगा, P टैग से, कि उससे पहले भी पैराग्राफ से पहले भी ब्रेक होगा और पैराग्राफ के बाद भी। उस पैराग्राफ ब्रेक के अंदर आप जो है ये एट्रीब्यूट यूज़ करें ID का, कि भाई ये जो पैराग्राफ मैं मेंशन करने जा रहा हूँ इसका मैं एक नाम रख देता हूँ, उसका नाम रख दें। और उसके बाद उस टैग को क्लोज करने से पहले भाई कि भाई यहाँ पर यूज़र को आना है। तो बस किसी भी पैराग्राफ में आपने एक नाम डिसाइड जो किया होता है उसी नाम को आप फिर बाद में जब हाइपरलिंक का जो टैग क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर हैश टैग के साथ इन्वर्टेड कॉमे में आप उस पैराग्राफ का जो नाम है वो यहाँ पे इंसर्ट करवा दें। तो जैसे ही बंदा यहाँ पे इस लिंक पैराग्राफ पे क्लिक करेगा तो वो वहाँ पर उस पैराग्राफ पर पहुँच जाएगा जिस पैराग्राफ का नाम आपने यहाँ पे डिसाइड किया है। यानी कि पैराग्राफ से पहले P टैग में उस पैराग्राफ का कोई ना कोई नाम डिसाइड कीजिए, उस पैराग्राफ को क्लोज कर दीजिए टाइप करने के बाद, और फिर उसके बाद जब नीचे आपने कहीं भी किसी भी दूसरे पेज पे या पेज के किसी भी हिस्से में
वहाँ तक पहुँचने का लिंक देना है तो उसे आप ए टैग से डिफ़ाइन कर दीजिए वहाँ पर कि लिंक पैराग्राफ पर जाने के लिए आप उसके टैग के अंदर उसका नाम हैश टैग के साथ इन्वर्टेड कॉमे में मेंशन करवा दें। और फिर उसके बाद जब आप ये टैग क्लोज करेंगे तो फिर जब आपका डिस्प्ले होगा तो उसमें ये लिंक ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा। जब भी कभी आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं जिस टेक्स्ट के ऊपर, तो वहाँ पर वो उसका कलर ब्लू हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको सेम उस सेक्शन पे ले जाएगा। और जब आप किसी भी हाइपरलिंक को यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा तो उसका कलर ब्लू से पर्पल हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आप इस हाइपरलिंक को यूज़ कर चुके हैं। इसी तरीके से इसमें एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको हम कहते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, जो कि ए टैग के साथ ही लिखा जाता है। टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपका हाइपरलिंक जो है वो सेम विंडो के अंदर ओपन हो या कोई नई विंडो के अंदर ओपन हो, तो वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होती है HTML की कि जैसे आप किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी जो करंट विंडो होती है उसी टैग के ऊपर उसको न्यू पेज को, जहाँ का हाइपरलिंक आपने दिया होता है, उसको ओपन कर देगा। और अगर आपने उसको चेंज करके जो है पेरेंट या सेल्फ लिख दिया तो वो फिर किसी नए पेज पर उसको ओपन करेगा। और अगर आप टॉप लिख देंगे या फ्रेम नेम लिख देंगे तो जिस फ्रेम के अंदर, जो आपने आगे चल के हम बताएंगे फ्रेम्स के बारे में, तो वो उस फ्रेम के अंदर ही उस वेबसाइट को या उस वेब पेज को खोलेगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो HTML के अंदर वो है टेबल्स की क्रिएशन का। तो टेबल्स की मदद से भी हम अपने डाटा को रॉज और कॉलम्स की मदद से HTML के अंदर खूबसूरती से डिफ़ाइन कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट कराने के लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। और फिर किसी भी टेबल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेबल की रॉज होती हैं जो कि टेबल रॉ के टैग से TR के टैग से डिफ़ाइन होती हैं, और एक टेबल के कॉलम्स होते हैं जिनको टेबल TD के टैग से डिफ़ाइन किया जाता है। किसी भी टेबल के अंदर जो हमारी फर्स्ट रॉ होती है, हमेशा उसके जो हेडिंग होती है उसको हम दूसरों से थोड़ा सा बोल्ड में दिखाना चाहते हैं, तो ताकि बाकी जो भी टेक्स्ट इंटर करें उस इंटर टैग से वो टेबल की जो रॉ की हेडिंग है वो बिल्कुल यूनिक नज़र आए। तो उसके लिए हम TH टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो TH टैग जो होता है वो उसको एक हेडर बना देता है, एक हेडिंग बना देता है उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर। बाकी किसी भी टेबल के अंदर जो हम कॉलम्स के अंदर जो भी डाटा इंसर्ट करवा रहे होते हैं, तो कॉलम्स के अंदर डाटा को क्रिएट करने के लिए हम TD यानी कि टेबल डाटा का टैग यूज़ करते हैं। अब नीचे इसकी कुछ मिसालें भी दी हुई हैं और उसके एट्रीब्यूट्स भी बताए हुए हैं कि किसी भी सेल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उनको हम अलाइनमेंट में थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं, तो वो अलाइन एट्रीब्यूट कहलाता है। कि टेबल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड से डाटा लिखा हुआ नज़र आए, सेंटर से नज़र आए या राइट से नज़र आए, इसको मैं अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इसी तरह टेबल के अंदर की विड्थ के वो कितना ज़्यादा जो भी लिखे हुए कंटेंट्स वो कितने ज़्यादा चौड़े हों, कितने बोल्ड हों, तो वो विड्थ के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। बॉर्डर इंसर्ट करना है कि बॉर्डर यानी कि जो लाइंस होती हैं हमारे टेबल की, ये बॉर्डर्स भी कहलाती हैं, तो इन बॉर्डर्स की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। तो ये भी हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर वैल्यू 1 रखूँगा तो वो अलग साइज़ का नज़र आएगा, 0 रखूँगा तो अलग साइज़ का नज़र आएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो भी कंटेंट्स होते हैं उनके दरमियान सेल के अंदर और सेल की बाउंड्रीज़ के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम सेल पैडिंग भी कहते हैं। और दो सेल्स के दरमियान कितना स्पेस होता है उसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें के सेल के किनारों से अंदर का टेक्स्ट कितने फासले पे, उसे सेल पैडिंग से एट्रीब्यूट से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और दो सेल्स के दरमियान स्पेस को सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से डिफ़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरह अभी हमने ये जो सारे एट्रीब्यूट्स बताए हैं ये सारे टेबल एट्रीब्यूट्स हैं, और टेबल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर भी आप यूनिक एट्रीब्यूट्स असाइन कर सकते हैं कि वो जो कि उस पर्टिकुलर सेल पे ही अप्लाई होंगे। तो आप किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर भी अगर आप जैसे कि हेडिंग क्रिएट करते हैं तो आप उसको लेफ़्ट, सेंटर या राइट अलाइन करना चाहें किसी भी डाटा को, तो वो आप अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे रखनी है, टॉप पे रखना है, मिडिल पे या बॉटम पर, या बिल्कुल लाइन से मिला के लिखना है, तो उसको आप वर्टिकली अलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने सेल की मर्जिंग भी क्रिएट कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स पर फैला हो। जैसे कुछ सेल होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं ज़्यादा स्पेस, तो हम उन्हें 2-3 अड़ोस पड़ोस के मुख्तलिफ कॉलम के सेल्स के साथ मर्ज करके शो कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी हमें रॉ में एक्सपेंडिंग करनी होती है, मर्जिंग करनी हो, तो हम रॉ स्पैन की एट्रीब्यूट से उनकी रॉ वाइज मर्जिंग कर सकते हैं।
अब जितनी भी ऊपर हमने आपको टेबल से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स बताए, उन एट्रीब्यूट्स को इस तरह से आप टाइप करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसका डिस्प्ले आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है आप इसके कंटेंट्स को जो है बार बार चेंज करके, बस हमेशा याद रखिएगा जो कोडिंग को डिफ़ाइन करने का तरीका है, जैसे H5 आपकी हेडिंग है, आप हेडिंग का लेवल चेंज कर सकते हैं, अंदर की कंटेंट्स चेंज करते हैं, और बाकी टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स को लिखने का तरीका आप बिल्कुल सेम इसी तरह से रखिएगा जैसे इसमें डिफ़ाइन किया गया है। वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं आप। और जो है अब TR एक टैग है, तो TR आपको पता है टेबल रॉ के लिए टैग यूज़ होता है, तो इसमें TR की जगह कोई और रॉ फुल फॉर्म में नहीं लिखना है, टेबल फुल फॉर्म में नहीं रखना, उसको इसी तरह से लिखना है आपने। बाकी हेडिंग्स आपने क्या रखनी है ये सब, और इन्फॉर्मेशन आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक वेब पेज पे टेबल इस आउटपुट्स के साथ क्रिएट कर लेंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम से रिलेटेड। तो फ्रेम्स जो होते हैं वो हमारे पास किसी भी HTML वेब पेज के अंदर किसी दूसरे वेबसाइट का अगर आपको कंटेंट शो करना है, बजाय इसके कि आप एक हाइपरलिंक क्रिएट करें जिससे बंदा दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाए, आप उस किसी दूसरी वेबसाइट के वेब पेज के कंटेंट्स को अगर करंट अपने ही वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्रेम्स इंसर्ट करवा देते हैं। तो फ्रेम्स को इंसर्ट करने के लिए अगर आपने सिंगल फ्रेम इंसर्ट करना है तो आप सिर्फ फ्रेम का टैग यूज़ करेंगे। साथ साथ इस टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला सबसे ज़रूरी तो वो SRC यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट है, कि आप फ्रेम टैग के साथ सोर्स एट्रीब्यूट लिखेंगे कि आप उसमें बताएंगे कि भाई कौन सी वेबसाइट है जिसके कंटेंट इस फ्रेम के अंदर डिस्प्ले होने, उसका कंप्लीट URL लिखना ज़रूरी है। साथ साथ जो आपके कंटेंट्स हैं वो फ्रेम की कितने हाइट पे और कितने विड्थ पे डिस्प्ले हो, उसके लिए आप मार्जिन हाइट मार्जिन विड्थ के एट्रीब्यूट्स को शो करेंगे। साथ साथ अगर आपने यूज़र को ये ऑप्शन देना है कि वो जो है कि आपके फ्रेम का साइज़ चेंज ना कर सके, तो आप नो रिसाइज का जो है एट्रीब्यूट ज़रूर ऐड करिएगा। और अगर कोई बड़ा वेब पेज है और फ्रेम का साइज़ छोटा है तो आपने जो है उसमें एक स्क्रॉल बार भी ऐड कर सकते हैं स्क्रॉलिंग के एट्रीब्यूट के ज़रिए। तो अगर आप स्क्रॉलिंग का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, साथ साथ यस लिख देते हैं, तो वो स्क्रॉलिंग के लिए एक स्क्रॉल बार भी साथ में दे देगा कि फ्रेम के अंदर रहते हुए ही आप स्क्रॉल बार को नीचे करके उसके फर्दर कंटेंट्स को देख सकते हैं। और अगर आपने नो क्लिक कर दिया तो फिर जितना हिस्सा डिस्प्ले होगा बस सिर्फ वही नज़र आएगा, आप उसमें स्क्रॉलिंग नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी वेब पेज पे एक से ज़्यादा फ्रेम्स, यानी कि अगर आप मुख्तलिफ मल्टीपल वेबसाइट्स का डाटा एक ही वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, थोड़े बहुत कंटेंट्स किसी एक वेबसाइट से, कुछ कंटेंट दूसरे वेबसाइट से, तो आप जो है फ्रेम का सेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फ्रेम सेट का अगर आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें मल्टीपल फ्रेम्स जो हैं वो एक साथ क्रिएट हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ टेबल। तो फ्रेम का अगर आपने सेट इंसर्ट कराना है तो आप टैग यूज़ करेंगे फ्रेम सेट का, और साथ साथ जो है उसमें कितने कॉलम्स और कितने रॉस रखने, यानी कि कितना आपके फ्रेम्स का टेबल बन जाए, वो सब आप उसके एट्रीब्यूट्स में मेंशन करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर क्लोज हमारा, वो है वेब डिज़ाइनिंग टूल्स। कि हमारे पास HTML के अलावा भी हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जिसकी मदद से हम जो है उनके ऊपर उनकी कोडिंग्स करके हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है कुछ वेबसाइट कुछ टूल्स की, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, कोरल ड्रॉ है, एडोब ड्रीम वीवर काफ़ी पॉपुलर है, वर्डप्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो है, विक्स है, फिग्मा है, कॉफ़ी कप HTML एडिटर है और एडोब XD। तो ये हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो कि हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर 6 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। इंशाअल्लाह ताला अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करके बहुत जल्द दिखाएंगे। थैंक यू।